पड़ता है हर टाइम मिडिल फैमिली वालों को, पुअर फैमिली वालों को क्यों पूछना पड़ता है? मैं पूछती हूँ कि जब ये स्कूल मर्ज हुए हैं, अभी 5,000 स्कूल मर्ज हुए हैं, वो छोटे 5-10 स्कूल तो मर्ज हुए हैं, तो क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया किसी ने? भैया आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और आर्टिकल 21A में 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए जो स्कूल होगा वो फ्री में होगा। तो आपने क्या सोचा है? क्या ये मौलिक अधिकार है ना? और हम बात करते हैं कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आर्टिकल 226 अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो कहाँ है सब, कहाँ है मौलिक अधिकार? कहाँ कोई आपत्ति नहीं जाता रहा है इस चीज को लेके? भाई बच्चों को मौलिक अधिकार छीन रहा है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब स्कूल मर्ज हो गए तो बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम रहेगी। भाई भरी बरसात में, भरी गर्मी में, भरी सर्दी में कैसे कोई पैदल चल के 4 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाएगा? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, कितने कितने वहाँ पे हाई स्टैंडर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, कितने वहाँ पे रिच फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं जो उनको प्रॉब्लम होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी कोरोना आया था, इतनी बड़ी महामारी आई थी, एक घर में 4-4 बंदों की जान गई हुई है, 4-4 बंदों की। ठीक है, आपने क्या सोचा है? किसी से किसी की माँ भी छड़ गई तो किसी से किसी की बहन, किसी से किसी की पत्नी तो किसी से किसी का बच्चा। आपने इस दर्द को कभी महसूस किया है? नहीं किया है ना, क्योंकि आपके घर में से नहीं गए हैं। जिसके घर में से जाते हैं ना वो महसूस कर सकता है उस दर्द को, उस दुख को। बिकॉज बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े लीडर या सांसद, MP MLA, उनको तो दर्द होगा, उनको क्यों प्रॉब्लम होगी? कौन सा उनके घर में से कोई गया हुआ है? अगर हम अपने देशवासियों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा नहीं दे सकते, आज भी सरकारी हॉस्पिटल में ये स्थिति है कि वहां पे भी करप्शन चलता है सरकारी हॉस्पिटल में, जहाँ पे सरकार कहीं कहीं 1,000 करोड़ का दावा करती है खर्च करने का, जो सरकारी व्यवस्था है उसके ऊपर। अच्छे बेड हो, अच्छे डॉक्टर हो, अच्छी दवाइयाँ हो, उसके बाद भी एक गरीब बच्चा सड़क पे एकदम ही तोड़ देता है। एक महिला है डिलीवरी पेन में तड़प जाती है। क्या यही भारत है? क्या यही भारत है जो महात्मा गांधी ने सपने देखे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू सपने देखे थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सपने देखे थे? क्या ये वही भारत है? क्या आपने कभी इस चीज के बारे में सोचा है? हमारे देश में अगर शिक्षा का यही हाल रहा, शिक्षा बिकती रही, इलाज बिकता रहा और कुछ चंद लोगों के हाथ में रह गया, तो फिर क्या फायदा है आजादी का महोत्सव मनाने का? फ्रेंड्स, मुझे खुशी तब होती कि अगर लाइन में लगा हुआ वो आखिरी इंसान, लाइन में लगा हुआ वो आखिरी इंसान भी, उसको भी वही फैसिलिटी मिलती जो क्लास नंबर 1 को मिली हुई है। फ्रेंड्स, अगर गवर्नमेंट हर हर साल इतनी स्कीम लॉन्च करती है, ठीक है, क्या कभी आपने सोचा बस केवल क्या करंट अफेयर पढ़ना ही या स्कीम पढ़ना ही, उनको याद करना ही सब कुछ है? आपने कभी सोचा गवर्नमेंट हर साल इतनी स्कीम लॉन्च करती है, ठीक है, कभी आपने सोचा कि वो स्कीम है उनका फायदा कभी मध्यम वर्ग के लोगों को मिलता है, आम लोगों को कभी मिलता है, गरीब लोगों को कभी मिलता है? नहीं, क्यों नहीं मिलता? अगर मिलेगा तो सबसे पहले उन लोगों को उनसे पैसा लिया जाएगा, ठीक है, उसमें रजिस्टर कराने के लिए उनसे पैसा लिया जाएगा, तब जाके उनका उसमें रजिस्ट्रेशन होगा। चाहे फिर वो लड़की की शादी की हो, चाहे फिर वो किसी के घर कन्या पैदा हुई है उसकी हो, चाहे फिर वो राशन की हो, चाहे फिर वो कोई सी भी आप देख लो। अगर इनफैक्ट एक ऑनलाइन कोई भी काम कराना होगा ना तो उसमें भी पैसा ही देना पड़ता है। और चलो हम लोग सोचते हैं चलो पैसा देकर काम तो हो जाए, एटलीस्ट पैसा देकर देने के बाद भी काम नहीं होता। अगर कोई स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है, आपने सुना भी होगा, रूरल एरिया में और एक एक तो ग्रामीण एरिया में, शहरी एरिया में गवर्नमेंट लोन देने की कई साल से चला हुआ है, 6-7 साल से, ठीक है, कि आप 5 लाख रुपए तक का, 6 लाख रुपए तक का, 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो और अपना कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मैं पूछती हूँ, ठीक है, वो लोन कौन ले रहे हैं? कौन ले रहे हैं? आप और हम तो ले नहीं रहे हैं ना, आप और हम लोगों को मिलेगा। वो लोन ले रहे कौन रहे हैं? वो जो हाई स्टैंडर्ड फैमिली है उनको लोन मिलते हैं, उनके सारे काम हो जाते हैं। क्यों होते हैं उनके सारे काम? वो सिस्टम में बैठे हैं, सत्ता में बैठे, राजनीति में बैठे, इसलिए होते हैं क्या? आपके और हमारे काम क्यों नहीं हो पाते? भैया मैं ये कह रही हूँ कि जब संविधान बन के लागू हुआ ना, 283 लोगों ने सिग्नेचर किए और उसमें से 15 महिलाएं भी थी। अगर आप महिलाओं की आवाज दबाना चाह रहे हो तो बेशक दबा सकते हो, लेकिन बोलो नहीं। इट इज रियलिटी, वी कैन नॉट इग्नोर एनी मोर, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा देश आजाद हुआ था पता नहीं कितनी महिलाओं ने अपनी जान दी है। यहाँ तक कि कुछ को इतिहास याद कर लेता है और कुछ इतिहास के पन्नों में दर्ज रह जाती है। फ्रेंड्स, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और भी तमाम कितनी महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने अपने भारत की आजादी में अपनी जान दी है। फ्रेंड्स, और दूसरा कहते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, जब हम अपने
अपने माँ बहन भाई इन छोटे बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो हम दूसरों की क्या करेंगे। फ्रेंड्स, आज भी महिलाओं को उस नजर से ही देखा जाता है जिस नजर से कभी 75 साल पहले देखा जाता था कि बस वो केवल घरेलू बन के रह जाए, वो अपने कोई सपने अपने कोई ड्रीम्स नहीं ना पूरे करे, बस उसको 4 दीवारी में कैद कर दो। ये कहते हैं ना कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने महिलाओं के लिए इतना सब कुछ किया है, चाहे फिर वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उनके लिए बहुत कुछ किया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। उन्होंने हिंदू कोड बिल को लेके बहस की थी संसद में, और जब वो पारित नहीं हुआ हिंदू कोड बिल लगभग 1951 के आसपास, तो फिर इन्होंने पारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, सॉरी कानून मंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसके 4-5 साल बाद इस पे विचार किया गया और फिर दोबारा से हिंदू कोड बिल लेके आया गया। और हिंदू कोड बिल का मतलब ये था कि महिलाओं की स्थिति सुधारना है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक बात बोलते थे कि मैं उस राष्ट्र की या उस समाज की तरक्की वहां से मापता हूँ वहां उस परिवार में कितनी महिलाएं शिक्षित है, इस समाज की तरक्की में उन महिलाओं से मानता हूँ कि वो कितनी महिलाएं शिक्षित है, कितनी महिलाएं वो विकसित है और कितनी वो उन्नति कर रही है। अगर महिलाएं हमारी उन्नति कर रही है, शिक्षित है, तो हम इस राष्ट्र की, इस देश की, समाज की तरक्की की बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारे देश में तरक्की हो रही है। और अगर नहीं है तो हम नहीं कह सकते। फ्रेंड्स, बड़े ही खुश नसीब होते हैं वो लोग जो देश के काम आते हैं। बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जो देश के काम आते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये चाहती हूँ कि एक छोटा सा प्रयास मैं भी करूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं किसी को मिसगाइड करूँ या कुछ, हो सकता है कि मेरे मुंह से कुछ मिस वर्डिंग निकल गई हो तो मैं उनके लिए आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या केवल दाल भात देने से या फिर राशन कार्ड बांटने से या फिर करप्शन कर इतना हमारे देश में हो रहा है, क्या इसके ऊपर आवाज नहीं उठानी चाहिए? भुखमरी इंडेक्स में हम आज भी 105वें नंबर पे, क्या जब हम अपने अधिकारों को याद कर सकते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों को भी याद करना चाहिए। करप्शन को ना बढ़ावा दे, शिक्षा के लिए बोले क्योंकि वो हमारा मौलिक अधिकार है। अगर हम अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते हैं ना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात बोली थी कि आप एक रोटी खा लेना, हाथ पे खा लेना, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाना। अगर आपके पास में थाली नहीं है तो आप रोटी अपने हाथ पे रख के खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फ्रेंड्स, जय हिंद, थैंक यू। और एक बार उन सभी लगभग 1 लाख देशवासियों को नमन करती है जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। फ्रेंड्स, जय हिंद, थैंक यू, वंदे मातरम।